बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज जो है वो हम नए वीक के साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेकंड चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने जो है वो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो है वो कंपोजिशन के बारे में, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी, क्वार्टरनरी, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। आज एक छोटा सा टॉपिक है, प्रोटीन से रिलेटेड है कि प्रोटीन को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, उसकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है। तो इस छोटे से टॉपिक को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है उसकी बुनियाद क्या होती है। वैसे तो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में भी कि हमारी बॉडी में तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा किस्म की प्रोटीन्स हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में प्रोटीन्स हैं तो उनको क्लासिफाई करना ज़ाहिर है फिर मुश्किल है। किसी सिंगल आप क्राइटेरिया पे उनको क्लासिफाई नहीं कर पाते। अगर आप स्ट्रक्चर की बुनियाद पे करते हैं तो फिर भी जो है वो बहुत से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। कोई कॉयल जो आप कह लें कि कॉयल हालत में, कोई फोल्डिंग में, कोई अगर हम फंक्शन के एतबार से करते हैं तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सैकड़ों किस्म के फंक्शंस हैं जो प्रोटीन परफॉर्म करती हैं। फिर भी जो है वो स्ट्रक्चर के एतबार से प्रोटीन्स को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स में। हम रीडिंग भी कर लेते हैं साथ, जो आपके बुक में बताया गया है थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में, कि बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी की वजह से और फंक्शन की डाइवर्सिटी की वजह से। डाइवर्सिटी मीन्स इकसाम के मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई प्रोटीन्स इन अ सिंगल वेल डिफाइंड फैशन। तो एक फैशन में प्रोटीन को क्लासीफाई करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर दो ग्रुप्स बड़े बड़े जो प्रोटीन्स के बनाए जाते हैं। एक है फाइब्रस प्रोटीन्स का ग्रुप है और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले है फाइब्रस प्रोटीन्स। नाम से पता चल रहा है, फाइबर हम आम अल्फाज में धागे को कहते हैं, थ्रेड को कहते हैं। इसका मतलब है फाइब्रस प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड की चेन्स हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स होंगी, इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स होंगी। तो दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स, कि धागों की सूरत में होती हैं, एक या एक से ज़्यादा चेन्स हो सकती हैं। जैसे कोई रस्सी होती है, उसमें 2-3 धागे बल खाए होते हैं, तो वो रहता तो फिर भी धागा ही है ना, चाहे वो 4-5 धागे मिल जाएं। तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं धागों की सूरत में होती हैं। तो जाहिर है जब कॉइलिंग होती है, धागा नुमा स्ट्रक्चर है, तो हमने ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ा था अल्फा हेलिक्स। तो वो जो इसका मतलब है जो फाइब्रस प्रोटीन्स का ज़्यादातर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर जो इनकी जो तीसरी खसूसियत है कि दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, यानी ये पानी में हल नहीं होती। जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं वो पानी में हल नहीं होती। फिर तीसरी जो फोर्थ वन इनकी खसूसियत है वो ये है कि दे आर नॉन क्रिस्टलाइन। इनकी क्रिस्टल्स नहीं होती, ये धागा नुमा ज़रूर है लेकिन ये सॉलिडिफाई नहीं होती, क्रिस्टलाइज नहीं होती। और ज़ाहिर है ये धागा नुमा है, फाइब्रस हैं, फाइब्रिल्स पे मुश्तमिल है, तो दे आर इलास्टिक इन नेचर। तो ये थोड़ी सी इलास्टिक भी हैं, इनकी इलास्टिसिटी है, इनमें थोड़ा सा लचकपन भी होता है। और इनकी परफॉर्मेंस क्या है, ये हमारी बॉडी में करती क्या है, ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, को मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स इन द सेल एंड ऑर्गेनिज्म। अब मिसालें जब आपको मिलेंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वाकई वो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। तो एग्जांपल्स में सिल्क फाइबर है, ये जो रेशम के कीड़े से जो रेशम के धागे हासिल होते हैं वो भी फाइब्रस प्रोटीन है। स्पाइडर्स ये जो मकड़ी है ये अपना जाल बुनती है, तो ये जाल भी तो बारीक बारीक धागे होते हैं, तो वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। फिर जो हमारे मसल्स में धागे होते हैं, मायोसिन
वगैरह, एक्टिन और मायोसिन, वो भी प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। फिर हमारे ब्लड, जब हमें चोट लगती है, कोई ज़ख़म होता है, तो उस ज़ख़म में जो ब्लड क्लॉट बनता है, उस ब्लड क्लॉट में जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी धागा नुमा, उसे फाइब्रिन कहते हैं। फिर हमारे जो नेल्स हैं, हमारे नाखून हैं, हमारे बाल हैं, इनके अंदर भी जो प्रोटीन होती है वो फाइब्रस होती है। तो ये मुख्तलिफ मिसालें हैं फाइब्रस प्रोटीन्स की। नेक्स्ट हम दूसरा ग्रुप डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ उनकी अलहदा हैं। ज़ाहिर है जब फाइब्रस प्रोटीन्स को अलहदा किया गया ग्लोबुलर प्रोटीन से, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट। वो क्या है? सबसे पहली खसूसियत ये है कि दे आर स्फेरिकल, ये गोल होंगी, गेंदनुमा, स्फेरिकल, और एलिप्सॉइडल या बेज़ी होंगी जैसे एग होता है। ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनमें फोल्डिंग होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग होती है। तो जाहिर है जैसे हमने लेवल्स पढ़े थे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन एक लंबा धागा होता है, लेकिन जब वो कॉयल हो जाता है तो अल्फा हेलिक्स फोल्ड हो जाए तो बीटा प्लेटेड शीट। तो लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉइलिंग फोल्डिंग होती है मैनी टाइम्स और एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका मतलब जो ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो असल में टर्शियरी स्ट्रक्चर है। फाइब्रस प्रोटीन में मोस्टली स्कैंडी स्ट्रक्चर होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन में मोस्टली टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। तो दूसरी खसूसियत क्या है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम। फिर उधर हमने फाइब्रस प्रोटीन में कहा था कि वो पानी में हल नहीं होती, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या हैं? दे आर सॉल्युबल इन वाटर एक्वस मीडियम। जैसे कोई नमकियात का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें हल हो जाएंगी, एसिड बेस का कोई सॉल्यूशन है पानी में, उसमें हल हो जाएंगी, अल्कोहल है पानी, उसमें एक्वस अल्कोहल, उसमें हल हो जाएंगी। तो ये एक्वस जिस चीज़ में भी पानी होगा उसमें ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स ईज़िली हल हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसके आपने पढ़ा था टर्शियरी स्ट्रक्चर में कि सरफेस पे मोस्टली हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड वाटर के साथ अट्रैक्शन की वजह से वो इजीली सॉल्युबल, और ये चूँकि जो इनमें धागा नुमा नहीं है और ना ही कोई इनसॉल्युबल है पानी में, तो ज़ाहिर पानी में हल होती हैं। तो फिर जब इनका सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो इट मीन्स हम इनको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। तो दे कैन बी क्रिस्टलाइज। फिर दे आर सेंसिटिव, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं ना वो सेंसिटिव होती हैं। हमने पढ़ा था कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में 3-4 किस्म के बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हैं, आयनिक बॉन्ड्स भी हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी हैं। तो इतने किस्म के जब बॉन्ड्स हैं तो फिर वो जो बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, पीएच के लिए। कोई इन्वायरमेंट में जब कोई तब्दीली होती है तो बॉन्ड्स ब्रेक भी हो सकते हैं। जब टर्शियरी स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो डे डिसऑर्गेनाइज, ये इनके डिसऑर्गेनाइज का मतलब है डिस्ट्रॉय कह लें, या इसको हम ये कह लें कि डिस्टर्ब हो जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है जब कोई इन्वायरमेंट में फ़िज़िकल चेंज आता है या कोई फिजियोलॉजिकल चेंज आता है। उधर हमने कहा था कि वो इतने सेंसिटिव नहीं। एग्जांपल्स में एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में काम कर रहे वो सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। हार्मोन्स हैं कई हमारी बॉडी में, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में है, टर्शियरी स्ट्रक्चर उसका है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, लेकिन जाहिर है टर्शियरी चेन से ही मिलके बना है ना, ग्लोबुलर शेप ही होती है। तो ये थी ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो एट द एंड हम ओवरऑल जो फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स का कंपैरिजन करें तो एक टेबल की सूरत मैंने दी है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि फाइब्रस और ग्लोबुलर में मेन डिफरेंसेस क्या है। तो वही बातें हैं लेकिन अब वो एक टेबल की सूरत में है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? शेप। तो देखें प्रॉपर्टी में शेप, फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, लंबी लंबी धागानुमा। ग्लोबुलर प्रोटीन गोल होंगी, ठीक है। इनका रोल क्या है? ये स्ट्रक्चरल है, ज़्यादातर कोई स्ट्रक्चर बनाती हैं, कोई सपोर्ट करती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, कोई जैसे एंजाइम है तो वो कैटालाइज कर रही है, हीमोग्लोबिन है तो वो ट्रांसपोर्ट कर रही। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन पानी में हल नहीं होती, ग्लोबुलर प्रोटीन्स पानी में हल होती हैं। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की बात करें तो इसमें अमाइनो एसिड बार बार रिपीट होते हैं। इधर अमाइनो एसिड इरेगुलर है, इरेगुलर है मतलब
कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस तो हर प्रोटीन के अंदर होती है अमीनो एसिड की, लेकिन जो अमीनो एसिड तो 20 है ना, वही बार बार रिपीट होते हैं। तो जो फाइब्रस प्रोटीन में रिपीटिशन है वो कहीं ज़्यादा है, मतलब एक अमीनो एसिड है, फिर 2-4 अमीनो एसिड के बाद फिर वो पहले वाला, फिर 2-4 के बाद फिर वो पहले वाला। इधर जो ग्लोबुलर प्रोटीन में इतनी रेगुलरिटी नहीं है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अमीनो एसिड है, फिर हो सकता है वो कुछ 10 अमीनो एसिड गुजरने के बाद फिर वो पहले वाला लगे, फिर कुछ 4-5 गुजरने के बाद पहले वाला लगे। मीन्स इतनी रिपीटिशन नहीं है, इरेगुलरिटी है। अमीनो एसिड ज़रा बेतरतीब होते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में। स्टेबिलिटी के लिहाज से देखें, फाइब्रस प्रोटीन ज़रा सेंसिटिव कम है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। पर ग्लोबुलर प्रोटीन में चूँकि बॉन्ड ज़्यादा होते हैं टच स्ट्रक्चर में, इसलिए वो ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव है। मिसालें वही कोलेजिन फाइबर्स होते हैं हमारी हड्डियों में, मायोसिन फाइबर, एक्टिन, केराटिन, इलास्टिन। ग्लोबुलर प्रोटीन में एंजाइम्स हैं जैसे कैटालेज है, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो ये सारी जो मिसालें थी ये फाइब्रस की भी आपको सेपरेट से दे दी और ग्लोबुलर की भी। तो ये आपका जो सेकंड चैप्टर का जो प्रोटीन्स वाला पोर्शन है वो अब आज ख़त्म हो गया। इसमें हमने प्रोटीन के पोर्शन में हमने प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में हमने फंक्शंस भी पढ़े, प्रोटीन की कंपोजिशन भी पढ़ी, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी पढ़ा, पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, चेन्स कैसे बनती हैं, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। फिर हमने डिफरेंट लेवल्स पढ़े स्ट्रक्चर के, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और आज हमने प्रोटीन की क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस कर लिया। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं इनबॉक्स में, कमेंट्स में। तो मैं जब भी सारा दिन में कभी मैसेज पढ़ता हूँ तो मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स देता हूँ। तो इसको गौर से पढ़ना है, इसको समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं हाजिर हूँ। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। कल हमने इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करने हैं, DNA और RNA वगैरह। तो कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।